तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो हमने बात किया था, देखो, हम बात कर रहे थे ट्रांजिशन मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में। उसमें जो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग, वो था आपका मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर में हमने बताया था कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, मेटल होते हैं। दूसरी बात हमने बताई थी कि एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ करके बाकी ऑल अदर जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ऑल अदर ट्रांजिशन मेटल इज सॉलिड। मरकरी, मरकरी क्या होता है? मरकरी आपका लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी अदर ट्रांजिशन मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तीसरी बात हमने जो पढ़ी थी कि ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये डक्टिबिलिटी रखते हैं। क्या रखते हैं? डक्टिबिलिटी। डक्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इन मेटल का वायर बनाया जा सकता है। तीसरी बात, चौथी बात क्या थी कि ये इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के कंडक्टर होते हैं। पांचवी बात जो हमने बताई थी वो ये था कि इनका, इनके मेटल में, इनके जो ट्रांजिशन मेटल के लैटिस में जो एटम एक दूसरे से, इन लैटिस, इन लैटिस, लैटिस में क्या होते हैं जो मेटल होते हैं, इन लैटिस मेटल, मेटल, इन लैटिस मेटल, मेटल एटम आर ज्वाइंट बाय, ज्वाइंट बाय, ज्वाइंट इन लैटिस मेटल, इन लैटिस मेटल एटम आर ज्वाइंट बाय मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। लैटिस में ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल के लैटिस में जो मेटल होते हैं, मेटल एटम होते हैं, वह एक दूसरे से मेटेलिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। क्योंकि इनका जो, इनके वैलेंस शेल में जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, कम से कम जितने भी ट्रांजिशन मेटल है, सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल के अगर वैलेंस शेल में आप देखोगे, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन और या मोर देन वन, मोर देन, सॉरी, टू आर थ्री, यहाँ पे थ्री होना चाहिए। जितने भी ट्रांजिशन मेटल है, सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल के वैलेंस शेल में देखोगे थ्री या और मोर देन थ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तीन या तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में, ट्रांजिशन मेटल के वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से मेटल मेटल के बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड लगता है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में तीन या तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से इनके मेटल, इनके मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, मेटेलिक बॉन्ड, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है। अगर आप बात करते हो, देखो, और जो जो छठवीं बात है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉय, फॉर्म एलॉय विथ ईच अदर। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वह एक दूसरे के साथ में क्या बना लेते हैं? एलॉय बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एलॉय बना लेते हैं। ठीक है। क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, वो ट्रांजिशन मेटल की जो साइज होती है वह एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है। अगर दो मेटल हैं, एक मेटल ए है, एक मेटल बी है, अगर इन दोनों मेटल का जो साइज है वो साइज कंपेरेबल है, कंपेरेबल, कंपेरेबल है, अगर
दो मेटल है, एक मेटल ए एक मेटल बी, अगर इनकी दोनों साइज में अगर बात किया जाए, इन दोनों मेटल के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर नहीं है, तो इन ये दोनों मेटल क्या कर सकते हैं, अलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अलॉय का फॉर्मेशन केवल वही मेटल करते हैं जिनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल एक दूसरे के साथ में अलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, करते भी हैं। अगर आप बात करते हो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, ये जो मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है मेटल मेटल के बीच में, इनके क्रिस्टल में, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड, उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक रेडियाई, तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई के बारे में, अगर आप देखोगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ये हमने पहले भी चर्चा कर चुके हम लोग कि ट्रांजिशन मेटल को कहाँ पे रखा गया है। ट्रांजिशन मेटल को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। ट्रांजिशन मेटल को कहाँ पे रखा गया है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो ट्रांजिशन मेटल की जो साइज होती है वह एस, द साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल इज लेस देन, इज लेस देन एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक की तुलना में ट्रांजिशन मेटल की जो साइज होती है छोटी होती है, बट इन कंपेयर टू पी ब्लॉक, इन कंपेयर टू पी ब्लॉक these have ग्रेटर साइज, ग्रेटर साइज। ठीक है, एस ब्लॉक की तुलना में जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, एस यानी एल्कली मेटल की तुलना में, एल्कली मेटल की तुलना में ट्रांजिशन मेटल की जो साइज होती है वह कम होती है, बट पी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में ट्रांजिशन मेटल की साइज क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि आप जानते हो कि जब आप किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, कहां से कहां जाते हो, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल लगेगा वो ज्यादा होगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसी कारण से आप जानते हो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस कारण से देखो, एस से आप चले, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल की तरफ, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इनकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। यानी एस ब्लॉक की तुलना में, यानी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल की तुलना में ट्रांजिशन मेटल की साइज जो होती है छोटी होती है। और जब ट्रांजिशन मेटल से आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो अगर आप कंपेयर करोगे पी ब्लॉक एलिमेंट की, एलिमेंट से, तो पी ब्लॉक एलिमेंट की जो, पी ब्लॉक एलिमेंट का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वह ज्यादा होता है इन कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल। इस कारण से पी ब्लॉक के लिए जो जेड इफेक्टिव होगा वो ज्यादा होगा
इन कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल। इस कारण से ट्रांजिशन मेटल की जो साइज होगी वह पी ब्लॉक से तो ज्यादा होगी। पी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में इनकी साइज ट्रांजिशन मेटल की ज्यादा होती है, बट एस ब्लॉक की तुलना में इनकी साइज छोटी होती है। ठीक है। अब बात आती है, देखो साइज किस बात पे डिपेंड करता है। साइज जो आपकी किसी भी एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडियाई होती है, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई एक एटम है, ठीक है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसके सेंट्रल पार्ट में, जिससे आप, एटम के सेंट्रल पार्ट में एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, ये मान लो आपका न्यूक्लियस है। तो एटम 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 के न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियाई। क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियाई। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। तो अगर आप देखते हो, देखो साइज, एटॉमिक रेडियाई यानी किसी, एटॉमिक रेडियाई, देखो किसी भी एलिमेंट की जो साइज होती है, एलिमेंट की साइज का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट साइज, एलिमेंट साइज का मतलब हुआ एटॉमिक रेडियाई। क्योंकि एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगा तो एलिमेंट की जो साइज होगी, एलिमेंट के एटम की जो साइज होगी वह बड़ी होगी। ठीक है। तो अगर आप देखते हो, एटॉमिक रेडियाई, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वह एस ब्लॉक की तुलना में उनकी साइज ट्रांजिशन मेटल की कम होती है, बट पी ब्लॉक की तुलना में इनकी साइज ज्यादा होती है। ठीक है। अगर आप एटॉमिक रेडियाई की बात करो तो एटॉमिक रेडियाई किस बात पे डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियाई दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज क्या होती है, डिक्रीज करती है, साइज क्या होती है, डिक्रीज करती है। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या हो गई, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। अगर आप देखोगे किसी भी सीरीज में, इन ए पीरियड, इन ए पीरियड द ग्रेजुअल चेंज इन एटॉमिक रेडियाई इज, इन एटॉमिक रेडियाई इज consequence of, consequence of increase in effective nuclear charge, increase in effective nuclear charge and screening effect, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो किसी भी पीरियड में, एटॉमिक किसी भी पीरियड में जो ग्रेजुअल चेंज आता है एटॉमिक रेडियाई में, वह किसके कारण आता है, किसी भी पीरियड में, एटॉमिक किसी भी पीरियड, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में जो ग्रेजुअल चेंज आता है एटॉमिक रेडियाई में, वह दो कारण से आता है। एक आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज करेगा, रेडियाई डिक्रीज करेगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो रेडियाई क्या होगी,
इंक्रीज करेगी, रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज करेगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे मान लो आपका कोई एटम है, ठीक है, और एटम के सेंट्रल पार्ट में क्या है, न्यूक्लियस है। ये मान लो आपका न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन करेंगे, जिसे आप इन सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हो, आप ऑर्बिट बोलते हो। क्या बोलते हो, ऑर्बिट या सेल बोलते हो, ठीक है। ये मान लो आपका किसी एलिमेंट का वैलेंस सेल है, ए फर्स्ट सेल, ए सेकंड सेल, ए थर्ड सेल, ठीक है। तो मान लो कि जो थर्ड सेल है, इस एलिमेंट के लिए क्या है, वैलेंस सेल है। जो थर्ड सेल है वो कैसा सेल है, इस एलिमेंट के लिए वैलेंस सेल है। ये यही इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए जो थर्ड सेल है वह आखिरी सेल है, वैलेंस सेल है, ठीक है। तो इससे फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। और मान लो कि थर्ड वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होने की वजह से जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन डेवलप होगा। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। मान लो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बाय द न्यूक्लियस, ये आपका मान लो कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो मान लो कि कुछ है, मान लो कि एफ है। एफ न्यूटन की फोर्स से ये जो आपका न्यूक्लियस है, एफ न्यूटन के फोर्स से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल अट्रैक्शन, इस वैलेंस सेल पे केवल न्यूक्लियस द्वारा एक अट्रैक्शन लग रहा है। इस सेल, इस इलेक्ट्रॉन के पहले, इस वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से पहले जो इनर सेल है, जो अंदर के सेल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इस इसके इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनके इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस इनर सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनर सेल के, जो इनर सेल के जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और वैलेंस सेल, देखो, इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फील होगा। इनर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के कारण से क्या होगा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे एक बाहर की तरफ एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा। इस रिपल्सन फोर्स के कारण ये जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, जितना फोर्स इसे फील करना चाहिए था बाय द न्यूक्लियस, उतना फील नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि अंदर से क्या लग रहा है, देखो, न्यूक्लियस तो अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और साथ ही साथ जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, वैलेंस सेल पे एक रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं। इस कारण से ये जो फोर्स फील करेगा, वह जो एक नेट फोर्स फील करेगा, क्या करेगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फील ए नेट फोर्स। वो नेट फोर्स किस कारण से, मान लो कि इस न्यूक्लियस के कारण से जो फोर्स लग रहा था, वो लग रहा था, एफ फोर्स लग रहा था। अब मान लो इलेक्ट्रॉन, इस इनर सेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, वह मान लो एफ डैश है। क्या है, एफ डैश, ठीक है। अब देखो, एफ फोर्स से तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन यहाँ पे इनर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे अंदर से क्या लग रहा है, वैलेंस सेल पे एक बाहर की तरफ पुश लग रहा है, पुश कर रहा है, ढकेल रहा है, ठीक है। अंदर से क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ढकेल रहा है। देखो, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है, और इसमें इनर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, इसको बाहर की तरफ ढकेलना चाहते हैं। तो ये देखो, ए एफ फोर्स से खींच रहा था अपनी तरफ,
और ये जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके कारण से एक बाहर की तरफ पुश लगेगा, मान लो पुश कितना लग रहा है, एफ डैश लग रहा है। तो इस पे देखो इनका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे एफ और एफ डैश क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। इस कारण से इस वैलेंस सेल पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफ माइनस एफ डैश। ठीक है। तो यही जो है आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फील लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस। और ये जो जिस फोर्स यहाँ पे जो फिनोमेना हो रहा है जिसके कारण से वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन एक नेट फोर्स फील कर रहा है, उसी इस फिनोमेना का क्या बोलते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी इसका मतलब हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट की, स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब हुआ क्या, इसी को बोलते हो सील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हो, सील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग, सील्ड का मतलब क्या होता है, रक्षा करना, क्या करना, प्रोटेक्शन का काम करना, प्रोटेक्शन। सील्डिंग का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। शील्डिंग का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण ही ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ क्या कर रहा है, एक धक्का महसूस कर रहा है, एक पुश महसूस कर रहा है। अदरवाइज ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करना चाहता है, वैलेंस शेल को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है। क्या करना चाहता है, खींचना चाहता है, अपनी तरफ पुल कर रहा है यह न्यूक्लियस। इस वैलेंस शेल, ये न्यूक्लियस इस वैलेंस शेल के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, जिसके कारण से यह इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहा है, न्यूक्लियस की तरफ। लेकिन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वह, उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होने की वजह से वैलेंस शेल पे ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है एक बाहर की तरफ क्या कर रहा है, पुश लगा रहा है, एक धक्का लगा रहा है। इस वजह से यहाँ पे जितना फोर्स फील करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को बाय द न्यूक्लियस, उतना फोर्स फील नहीं कर पाता है, उससे कम फोर्स फील कर पाता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है। ये जिस फेनोमेना के कारण से ये वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कम फोर्स फील कर पा रहा है, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और यहां से पता चल रहा है कि इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जो खिंचा होगा वो कम फील करेगा। कैसा फील करेगा, कम फील करेगा। इस इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की रक्षा कर रहे हैं, सील्ड कर रहे हैं, सील्ड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अब आप जानते हो कि किसी भी पीरियड में, किसी पर्टिकुलर पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, किसी पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से रेडियस क्या होगा, डिक्रीज कर देगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। साथ ही साथ जैसे मान लो स्कैंडियम है आपका, टाइटेनियम है, वेरिडियम है। अब इसी 3D सीरीज के बारे में बात करो आप, यानी फोर्थ पीरियड की बात करो, तो फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं कौन कौन से होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है। अब बात करोगे स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वह 3D1 4s2 होता है। इसका क्या होता है, 3D2 4s2 होगा। इसका क्या होगा, 3D3 4s2 होगा। इसका क्या होगा, 3D5 4s1 होगा। इसका क्या होगा, 3D6 3D5 4s2 होगा। इसका क्या होगा, 3D6 4s2 होगा। इसका क्या होगा, 3D7 4s2 होगा। इसका क्या होगा, 3D8 4s2 होगा। इसका क्या होगा, 3D10 4s1 होगा। और इसका क्या होगा, 3D10 4s2।
ठीक है। ये जो फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट ट्रांजिशन मेटल है, ये कौन कौन से? स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है। वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इस तरीके से होगा। तो आप देख सकते हो कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो पहली नंबर तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो क्या कर रहा है? वो भी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? तो आप देख सकते हो कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो रेडियस क्या करेगा? रेडियस क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेडियस आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो हमने बात किया था किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक रेडियाई होता है, वह एटॉमिक रेडियाई दो बातों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा? एक आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, तो रेडियाई क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, तो रेडियाई क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो शुरुआत में क्या होता है कि यहाँ पे स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, यानी फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए किसी भी पीरियड, फर्स्ट 5 एलिमेंट फॉर फर्स्ट 5 एलिमेंट इन ईच सीरीज, किसी भी सीरीज की बात करोगे, चाहे वो 3D सीरीज हो, चाहे 4D सीरीज हो, चाहे 5D सीरीज हो, चाहे 6D सीरीज हो, किसी भी सीरीज की बात करोगे, तो हर एक सीरीज में जो फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए क्या होता है? फॉर फर्स्ट 5 एलिमेंट इन ईच सीरीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वह प्रोमिनेंट होता है। क्या करता है? क्या होता है? प्रोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट। आप किसी भी सीरीज की बात करोगे, चाहे वो 3D सीरीज हो, चाहे 4D सीरीज हो, चाहे 5D सीरीज हो, चाहे 6D सीरीज हो, किसी भी सीरीज की बात करोगे, तो फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए हर एक सीरीज में क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए प्रीडोमिनेंट करता है। प्रीडोमिनेंट करने का मतलब, जैसे क्या है कि इस प्रीडोमिनेंट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे प्रीडोमिनेंट करने का मतलब ये होता है, देखो दो चीजें हैं, मान लो दो फैक्टर है, ठीक है। दो फैक्टर में से जिस फैक्टर की जो वैल्यू होगी, स्ट्रांग होगी, वो क्या करेगा? डोमिनेंट करेगा। तो शुरुआत के हर एक सीरीज में शुरुआत के 5 एलिमेंट के लिए जो जेड इफेक्टिव होता है वह प्री डोमिनेट करता है ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जितना रेडियाई इंक्रीज कर रहा है, उससे ज्यादा क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए हर एक सीरीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका प्रीडोमिनेंट करेगा ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट,
ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसकी वजह से क्या होगा, देखो अग, इसका मतलब अगर जेड इफेक्टिव प्रीडोमिनेट कर रहा है, यानी डोमिनेट कर रहा है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, वो अगर वो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका प्रीडोमिनेट कर रहा है, यानी इसकी इसका मतलब ये हुआ कि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जितना रेडियाई डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट, अगर देखो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जितना रेडियाई में इंक्रीज करना चाहिए था, जितना रेडियाई में इंक्रीज करना चाहिए था, उससे ज्यादा जेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर जा रही है, उससे ज्यादा जेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आप देखोगे, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करना चाहता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट करना चाहता है आपका रेडियाई को इंक्रीज करना चाहता है, जबकि जेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करना चाहता है, रेडियाई को डिक्रीज करना चाहता है, ठीक है। और चूंकि जेड इफेक्टिव जो है वो प्रीडोमिनेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जेड इफेक्टिव की वजह से जो रेडियाई में डिक्रीज आएगी वो ज्यादा आएगी इन कंपेयर टू इंक्रीज इन रेडियाई ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस वजह से जो यहाँ पे नेट देखो, ये जो एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीज आ रही है, ये किस कारण से आ रही है, जेड इफेक्टिव के कारण से आ रही है। और एटॉमिक रेडियाई में जो इंक्रीज आएगी वो किस वजह से आएगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट से आएगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एटॉमिक रेडियाई में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं आ पा रही है, उससे ज्यादा डिक्रीज कौन कर दे रहा है, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीज हो जा रहा है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज करेगी। ओवरऑल जो नेट इफेक्ट देखोगे, अगर मान लो कि आपका स्क्रीनिंग, एक आप एग्जांपल लेके समझ सकते हो, जैसे मान लो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एटॉमिक रेडियाई में 2 एंगस्ट्रॉन की इंक्रीज आनी चाहिए थी। स्क्रीनिंग जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट में जाने से क्या फायदा हो रहा है, यहाँ पे देखो आप, लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल इंक्रीज कर रहा है। पहले यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो इसका मतलब हुआ कि आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल इंक्रीज कर रहा है। तो अगर नम डी जो डी सबसेल होता है वह 4s से क्या होता है, पहले होता है। ए मान लो आपका 4s अगर सबसेल है, तो ये क्या है, 3d सबसेल है। तो 3d सबसेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह 4s सबसेल पे क्या करेंगे, बाहर की तरफ एक पुश लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पुश लगाएंगे बाहर की तरफ। यानी 3d सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक स्क्रीनिंग इफेक्ट पैदा करेंगे 4s इलेक्ट्रॉन के ऊपर से, जिसकी वजह से क्या होगा, 4s का इलेक्ट्रॉन जो होगा कम अट्रैक्शन फील करेगा टुवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर मान लो कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इस कारण से बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्सन लग रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस तरीके से, ठीक है। और जैसे मान लो कि 3d में अगर पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन से अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया डी सबसेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को जो रिपल करेंगे वो ज्यादा रिपल करेंगे इन कंपेयर टू पहले वाले केस में, ठीक है। इस कारण से क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, बट देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से मान लो कि क्या हो रहा है, 2 एंगस्ट्रॉन का इंक्रीजमेंट आ रहा है इन रेडियाई, रेडियाई में कितना इंक्रीज आ रहा है, 2 एंगस्ट्रॉन के इंक्रीज आ रही है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। बट साथ ही साथ क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव जो है आपका वो भी इंक्रीज कर रहा है। जेड इफेक्टिव की इंक्रीज करने की वजह से मान लो कि आपका जो रेडियाई में डिक्रीज आ रहा है वो मान लो 3 एंगस्ट्रॉन का डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से 2 एंगस्ट्रॉन इंक्रीज करना चाहिए था, जबकि जेट इफेक्टिव न्यूक्लियर की चार्ज की वजह से अ, जो एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीज आ रहा है वो 3 एंगस्ट्रॉन की आ रही है। कितने का आ रही है, 3 एंगस्ट्रॉन। मान लो 3 एंगस्ट्रॉन की आपका ये जो लेंथ है ये 3 एंगस्ट्रॉन है, और ये जो लेंथ है क्या है, 2 एंगस्ट्रॉन है।
तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से 2 एंगस्ट्रॉन इंक्रीज आ रहा है, और जबकि जेड इफेक्टिव चार्ज की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से 3 एंगस्ट्रॉन की क्या आ रही है, इन डिक्रीज आ रही है। तो ओवरऑल आप देखोगे जितना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ उससे ज्यादा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे तो नेट इफेक्ट की वजह, नेट इफेक्ट में क्या आपको नजर आएगा, रेडियाई में डिक्रीज नजर आएगी। क्या आएगी, रेडियाई डिक्रीज होते हुए आपको नजर आएगा, रेडियाई डिक्रीज होते हुए नजर आएगा। यानी इसका मतलब हुआ लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे किसी भी सीरीज में, तो फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज करेगी, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी। फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए एटॉमिक रेडियाई क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, किसी भी सीरीज में आप जाकर देखोगे। ठीक है। अब जब अगर आप बात करोगे, देखो किसी भी सीरीज में कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। तो फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए, देखो 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए एटॉमिक रेडिया में क्या आ रही है, डिक्रीज आ रही है। एटॉमिक रेडिया में क्या आ रहा है, डिक्रीज आएगा फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए। ठीक है। और बाकी जो 5 एलिमेंट, नेक्स्ट 5 एंड फॉर नेक्स्ट 5 एलिमेंट, एंड फॉर नेक्स्ट 5 एलिमेंट एटॉमिक रेडियाई में क्या होगा, देखो फॉर नेक्स्ट 5 एलिमेंट के केस में क्या होगा आपका, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, प्री डोमिनेंट करेगा, प्री डोमिनेंट ओवर जेड इफेक्टिव। तो अगले 5 एलिमेंट के लिए किसी भी सीरीज में क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्री डोमिनेंट करेगा ओवर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, प्री डोमिनेंट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जितना इंक्रीज आएगा, ठीक है, जेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जितना डिक्रीज आएगा उससे ज्यादा इंक्रीज कौन ला दे रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ला दे रहा है। ठीक है। तो जेट इफेक्टिव की वजह से जितना एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज आना चाहिए था उससे ज्यादा इंक्रीज कौन कर दे रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कर दे रहा है। तो आप ओवरऑल अगर नेट इफेक्ट देखोगे तो एटॉमिक रेडियस में क्या होगा आपका, फॉर नेक्स्ट 5 एलिमेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे मैं, अगर आप देखोगे फॉर नेक्स्ट 5 एलिमेंट, तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जेड इफेक्टिव नियरली इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नियरली इक्वल हो जाते हैं। डोमिनेट नहीं करता है, इक्वल हो जाता है, लगभग इक्वल हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना डिक्रीज करना चाहेगा उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एटॉमिक रेडियस में इंक्रीजमेंट आ जाएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे तो कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आएगा रेडियस में। यानी रेडियस क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, रेडियस कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी सीरीज, किसी भी ट्रांजिशन मेटल के सीरीज में जा, किसी भी सीरीज में जाके आप देखोगे तो ट्रांजिशन मेटल के किसी भी सीरीज में, ट्रांजिशन मेटल के किसी भी सीरीज में फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस में कोई खास परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि अगले 5 एलिमेंट के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे किसी किस के बीच में, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं,
इस वाले एक्सिस पे मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर को शो कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर। और इस वाले एक्सिस पे मैं क्या कर शो कर रहा हूँ, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपका सबसे ज्यादा, सब सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई किसकी होगी, तो स्कैंडियम की, क्योंकि स्कैंडियम फर्स्ट एलिमेंट, जैसे किसी भी से आप मान लो 3D सीरीज की बात कर रहे हो, तो 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है। तो अगर आप बात करते हो स्कैंडियम के, देखो स्कैंडी इधर से इधर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। ठीक है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज की वजह से एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीज डिक्रीज आने लगेगा। ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है। तो स्कैंडियम के केस में क्या होगा, अगर बात करोगे स्कैंडियम की, तो 3D सीरीज में स्कैंडियम की जो एटॉमिक रेडियाई होगी वह सबसे हाईएस्ट होगी, क्या होगी, लार्जर होगी। सबसे लार्ज कौन होगा, सबसे लार्ज एटॉमिक रेडियाई किसकी होगी, तो स्कैंडियम की। तो मान लो स्कैंडियम का यहाँ पे आपका एटॉमिक रेडियाई इतना, एटॉमिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉन। ठीक है। मान लो यहाँ पे स्कैंडियम का जो एटॉमिक रेडियाई है इन एंगस्ट्रॉन, वो इतना है। ठीक है। तो यहाँ से जैसे जैसे आप क्या करोगे, तो इस वाले एक्सिस पे जाओगे, ये मान लो आपका 21 एटॉमिक रेडियाई, ओरिजिन पे मान लो 21 एटॉमिक रेडियाई है। ठीक है। और मान लो यहाँ पे आपका 22, यहाँ पे 23, यहाँ पे 24, यहाँ पे 25, यहाँ पे 26, यहाँ पे 27, 28, 29 और 30। ठीक है। तो स्कैंडियम का एटॉमिक रेडियाई हाईएस्ट होगा, सबसे लार्ज किसकी एटॉमिक रेडियाई होगी, स्कैंडियम की। मान लो इतना है। ठीक है। उसके बाद जैसे स्कैंडियम से टाइटेनियम पे जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। बट इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो प्रीडोमिनेट करेगा फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए। तो यहाँ तक की केस में क्या होगा, स्कैंडियम से टाइटेनियम पे जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होगा वो प्रीडोमिनेट करेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर प्रीडोमिनेट कर रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक रेडियाई में क्या आएगी, डिक्रीजमेंट आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप बात करोगे स्कैंडियम से टाइटेनियम पे, तो इसका एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, हल्का सा डिक्रीज करेगा, हल्का इस तरीके से। ठीक है। अब फिर आप बात करोगे, जैसे आप फिर टाइटेनियम से वैनेडियम में जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका प्रीडोमिनेट करेगा, तो यहाँ पे और ज्यादा एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीजमेंट आएगा। ठीक है। फिर बात करोगे वेनेडियम से जैसे क्रोमियम पे जाओगे, वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रीडोमिनेंट करेगा, और प्रीडोमिनेंट करने की वजह से एटॉमिक रेडियाई में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, एटॉमिक रेडियाई में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। ठीक है। अब फिर जब आप क्रोमियम से मैग्नीज तक जाओगे तो फिर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वह प्रीडोमिनेंट करने की वजह से इसका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा, इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्कैंडियम का जो एटॉमिक रेडियाई था वो हाईएस्ट था, और यहाँ पे आपका टाइटेनियम है, यहाँ पे वेनेडियम है, यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे मैग्नीज है। ठीक है। तो यहाँ से देखने को क्या मिल रहा है कि जैसे देखो स्कैंडियम से टाइटेनियम पे जा रहा हो तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। टाइटेनियम से वेनेडियम पे आए तो और ज्यादा एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर गया, वेनेडियम से क्रोमियम पे आए तो और ज्यादा एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीज कर गया, और क्रोमियम से मैग्नीज गए तो एटॉमिक रेडियाई में और ज्यादा डिक्रीजमेंट आ गई। ठीक है। अब अदर 5 एलिमेंट के, नेक्स्ट 5 एलिमेंट के लिए, यानी एटॉमिक नंबर 25, यानी मैग्नीज से लेकर के जैसे आप आयरन पे जाओगे तो क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जितना डिक्रीज आना चाहिए था स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, उतना ही ज्यादा एटॉमिक रेडियाई में इंक्रीजमेंट आ जाएगा। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जितना डिक्रीज कर रहा है उतना ज्यादा इंक्रीज भी कर जा रहा है। ठीक है। इसका मतलब हुआ
कि मैग्नीज से जब आप आयरन पे जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई में कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अदर 5 एलिमेंट के लिए एटॉमिक रेडियाई में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, या इसका मतलब हुआ मैग्नीज से जिंक तक एटॉमिक रेडियाई लगभग सेम रहती है। क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, ये हल्का सा इंक्रीज यहाँ पे करता है, कॉपर से जिंक तक जाने पे हल्का सा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे आप कॉपर का देखोगे तो कॉपर का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है, और जिंक का कितना होता है? 3d10 4s2। तो जैसे कॉपर से जिंक की तरफ जाओगे तो क्या होगा? कॉपर से जिंक की तरफ जाओगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल जो है वो सेम है। कॉपर के केस में जितने इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में है, उतने ही इलेक्ट्रॉन जिंक के केस में भी है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में मौजूद होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियाई इनकी इंक्रीज करेगी। यहाँ से कॉपर से जिंक तक जाने में क्या होगा? यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट करने लगता है इन कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस कारण से कॉपर से जिंक तक जाओगे तो थोड़ा सा एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी सीरीज की बात कर, ऐसे सेम तरीके से सेम ट्रेंड फॉलो होगा फॉर अदर सीरीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बाकी सीरीज के लिए भी यही ट्रेंड फॉलो होगा। फर्स्ट 5 एलिमेंट के लिए एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी, और बाकी नेक्स्ट 5 एलिमेंट के लिए एटॉमिक रेडियाई लगभग सेम हो जाएगी। लगभग सेम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे। देखो, अभी आपने बताया है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल इंक्रीज करेगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज करेगी, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और किसी भी मेटल के क्रिस्टल में मेटेलिक बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा उस मेटल को उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्योंकि अब मान लो कोई मेटल है, ठीक है, ये कोई आपका मेटल। अब इस मेटल के क्रिस्टल लैटिस में एटम एक दूसरे से जितना ज्यादा टाइटली होल्ड होंगे उतना ज्यादा इनको सेपरेट करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, ये मान लो कि ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये मेटल एटम है, ये भी मेटल एटम है। इन मेटल मेटल एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन दोनों मेटल एटम को सेपरेट करने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हो कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल इंक्रीज करेगा, उस कारण से क्या होगा? जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज करेगी, और जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी हीट के फॉर्म में। ठीक है, अगर आप बात करते हो किसी मेटल को मेल्ट करने के बारे में, तो मेटल जिस मेटल के केस में मेटल मेटल एटम के बीच में मेटेलिक जो बॉन्ड है वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उस मेटल को उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा फॉर मेल्टिंग। मेल्ट करने के लिए उस मेटल को उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा, यानी इसका मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा हाई होगा। तो अगर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इस कारण से आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पे चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल क्या होंगे? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल इंक्रीज करेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल अगर इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा।
ये भी इंक्रीज करेगा, और जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। यानी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटल की मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।